नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को कल रात नींद नहीं आई। उनकी पूरी रात इस खौफ में कटी कि कहीं भारत हमला न कर दे। पाकिस्तान की पूरी फौज, पूरी सरकार पूरी रात जागती रही। पीओके से लेकर लाहौर तक, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक डिप्लॉयमेंट में लगी रही। पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो रात 2:30 बजे मीडिया वालों को उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमले की आशंका जताई। पाकिस्तान के नेताओं की हरकतों से पूरे मुल्क में खौफ का माहौल है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन भारत में आज एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। नरेंद्र मोदी ने अचानक विरोधी दलों के सियासी मंसूबों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मोदी ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। जैसे ही इस फैसले की जानकारी अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से शेयर की तो पूरे देश का राजनीतिक माहौल बदल गया। पाकिस्तान की बात गायब हो गई। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक ज्यादातर नेताओं के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन सब मोदी को थैंक यू कहने लगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता जश्न मनाने लगे। जेडीयू ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की मांग को स्वीकार किया, जातिगत जनगणना का फैसला किया, इसलिए मोदी को धन्यवाद। बिहार बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले को सबका साथ सबका विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा यह तो समाजवाद की जीत है। आखिरकार मोदी को झुकना पड़ा। अब वो संख्या के आधार पर आरक्षण का कोटा बढ़ाने, आबादी के हिसाब से लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी जो दावा करते थे कुछ भी हो जाए जातिगत जनगणना करवाएंगे, आज उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। राहुल सिर्फ इतना कह पाए कि मोदी ने कांग्रेस के प्रेशर में कास्ट सेंसस का फैसला किया है। अखिलेश यादव के हाथ से भी पीडीए का मुद्दा निकल गया। मैं आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रशांत किशोर सबकी बात सुनाऊंगा। नरेंद्र मोदी के इस फैसले का बड़ा मतलब क्या है, इसका सियासी असर क्या होगा, मोदी ने अचानक चाल क्यों बदली, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज जातिगत जनगणना को लेकर क्या फैसला हुआ, क्या ऐलान हुआ और यह लागू कब से होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई। तय हुआ कि जल्दी ही शुरू होने वाले जनगणना के प्रोसेस में जाति भी पूछी जाएगी, जातियों का आंकड़ा भी इकट्ठा किया जाएगा। सीसीपीए की मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार ने जो फैसला किया है वो इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार के लिए समाज का हित सबसे पहले है, सर्वोपरि है और उसे लेकर सरकार पूरी तरह कमिटेड है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर सियासी बात भी की, कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों का इतिहास याद दिलाया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ही जातिगत जनगणना बंद की थी, फिर सियासी फायदे के लिए कांग्रेस की सरकार ने ही कास्ट सेंसस करवाया, लेकिन उसका डेटा जारी नहीं किया। इसके बाद राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने कास्ट सर्वे का दिखावा किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा चाहे कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस के दूसरे दल, सबने जाति जनगणना की बात सिर्फ वोटों के फायदे के लिए की। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना होगी और इसके फिगर्स भी सामने आएंगे। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें हम, वर्ष 2010 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। इंटरेस्टिंग बात यह कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना का फैसला करके विपक्षी नेताओं को टेंशन में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए सेनाओं को खुली छूट देकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। आज प्रधानमंत्री आवास में एक के बाद एक बैक टू बैक 5 मीटिंग्स हुई। मोदी ने सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग की, इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुए और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी शामिल हुए। CCS की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का असेसमेंट किया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत की प्रिपरेशन और पाकिस्तान की तरफ से हो रही हलचल का जायजा लिया गया। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पिछले एक हफ्ते में CCS की दूसरी बैठक थी। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की यानी CCEA की बैठक भी की। CCA की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA की मीटिंग शुरू हो गई और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास में एक और बड़ी मीटिंग खत्म हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोवाल मौजूद थे। दिल्ली में मीटिंग्स का असर पाकिस्तान में दिखाई दिया। पाकिस्तान के नेताओं और वहां की फौज को लग रहा है कि भारत पता नहीं कहां हमला करेगा, पता नहीं कहां स्ट्राइक करेगा, कब करेगा। इसलिए पाकिस्तान ने पूरी सरहद पर फौज की तैनाती कर दी है। भारत के अटैक के डर से पाकिस्तान ने POK से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। POK से पंजाब तक भारत से लगे हुए बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिव किया है ताकि भारतीय सेना और एयरफोर्स की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी हासिल करने की कोशिश में है। लाहौर और सियालकोट में पाकिस्तान ने अपने रडार सिस्टम को रीइंफोर्स किया है ताकि भारत पर नजर रखी जा सके। असल में पाकिस्तान को इस बात का खौफ है कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर हमला करके कश्मीर के उस हिस्से को वापस भी ले सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा तैयारी POK में दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी फौज ने अपनी 6th आर्मर डिवीजन और 7th इन्फेंट्री डिवीजन को POK के वाग, रावलाकोट और तोलीपीर इलाकों में मूव कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने अपने A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को भी POK में तैनात किया है। इनकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। वहीं जम्मू के अपोजिट चम सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने अपने KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स लगाए हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर है। सियालकोट के पास पाकिस्तानी फौज ने अपने सबसे ताकतवर अल खालिद टैंक तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से अपनी
आर्मी के 2 डिवीजन्स बुलाकर इंडियन बॉर्डर पर तैनात किए हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी पिछले कई दिन से हाई अलर्ट पर है। रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस में अमेरिकन मेड F-16C फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस पर चीन से खरीदे गए 18 JF-17 फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान की जंगी तैयारियां लगातार एक्सरसाइज हो रही हैं। पाकिस्तान को इस बात की काफ़ी चिंता है कि कहीं इंडियन एयरफोर्स कराची पर एयर स्ट्राइक न कर दे। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम HO-9P को कराची में तैनात किया है। लाहौर और इस्लामाबाद में नो फ्लाई जोन को 2 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब 2 मई तक इन शहरों से होकर सिविलियन उड़ानें नहीं जा सकेंगी। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से गिलगित और बाल्टिस्तान को जाने वाली 10 फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के रुख से इतना खौफ में है कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने कल रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पाकिस्तान के पास इस बात की पक्की जानकारी है, इंटेलिजेंस है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करने वाला है। जिस पाकिस्तानी फौज के दम पर पाकिस्तान के लीडर भारत को सबक सिखाने का दम भर रहे हैं, उसके खिलाफ मुल्क में ज़बरदस्त माहौल है। सिंध सूबा हो, बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पंजाब के दबदबे वाली फौज से लोग नाराज़ हैं, नफरत करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आज देखने को मिला जब पंजाब आर्मी की एक टीम एक आरोपी को पकड़ने KPK के पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने आर्मी के जवानों को भगा दिया, कहा जाओ कश्मीर में जाकर लड़ो, भारत की फौज के सामने तो कुछ कर नहीं सकते, आम शहरियों को धमकाने आ जाते हो। पुलिस वालों ने पाकिस्तानी फौज के जवानों से कहा चुपचाप यहां से निकल जाओ, जिसको बुलाना हो बुला लो। वो आर्मी के जनरल को भी जूते की नोक पर रखते हैं। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलरी जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा फेल होने की एक वजह यह भी है कि पहलगाम के आतंकी हमले में जिन मासूम टूरिस्ट को धर्म पूछकर मारा गया, अब उनके परिवार वाले उस दिन की खौफनाक दास्तान बयान कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी बात सुन रही है। पहलगाम के हमले में आतंकवादियों ने महाराष्ट्र के 6 टूरिस्ट की जान ले ली थी। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि सरकार ने पहलगाम हमले के शिकार हुए परिवारों को 50-50 लाख रुपए मदद की ऐलान किया है और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। फडणवीस ने पहलगाम हमले का शिकार हुए पुणे के कौस्तुभ गणवत्ते और संतोष जगदाले के परिवारों से मुलाकात की। हमले के वक्त संतोष जगदाले अपनी वाइफ और बेटी के साथ बैसरन वैली में थे। आज कौस्तुभ गणवत्ते की वाइफ संगीता ने बताया कि वो तो परिवार के साथ घूमने गई थी, लेकिन अपने पति की लाश के साथ वापस लौटी। संगीता की बात सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 बार ऐसा लंबे से आवाज सुनाई दिया कि गोली उड़ गई है। तो फिर हमने पूछा कि ये कैसा आवाज है, तो बोला कि शेर रहेगा तो वो अंदर आता है, तो वो इधर तक ना आए इसलिए हम गोलीबार करते। तो फिर ठीक है बोला, उसने फट से पैसा लिया और फिर वो भाग गया। लेकिन हमें ध्यान में नहीं आया कि हम भी उसके पीछे पीछे जा सकते। अभी एक वीडियो में हमने देखा कि हम जो टेंट के पीछे छुपे थे, वो टेंट और वो रास्ता थोड़ा नजदीक ही था। मतलब वो जो अगर भाग सकता है तो हम भी भाग ही सकते थे। आप सोचिए, संगीता की बात सुनकर किसका खून नहीं खौलेगा? कौन
नरेंद्र मोदी से यह नहीं कहेगा कि इसका बदला लेना है। कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी उन 26 लोगों में थे जिनका धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मार दी थी। आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राहुल गांधी शुभम के परिवार से मिलने पहुंचे। शुभम के वाइफ आशन्या ने उस मनहूस दिन की पूरी दास्तान आरिफ मोहम्मद खान को सुनाई। आशन्या की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। आज उन्होंने कहा वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आतंकवादियों को उसी तरह शूट किया जाए जैसे उन राक्षसों ने बेकसूर लोगों को मारा। ऑपोजिशन की मीटिंग हुई और पूरा ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई बंद करिए। उसके हाथ में गन थी, लेकिन क्योंकि वहाँ इतने सारे गेम्स चल रहे थे तो हमें लगा कि कोई शूटिंग गेम है, क्योंकि हम उस माइंडसेट से ही नहीं थे कि यहाँ पे आतंकी हमला हो जाएगा। कोई प्रैंक है, कोई शूटिंग गेम है, कोई हमें अप्रोच करने आया है कि यहाँ पे हम ऐसा गेम चल रहा है, आप लोग खेल लीजिए। हमारा माइंड दोनों का यही किया। उसने आते ही पूछा हिंदू है या मुसलमान। हम दोनों ने बहुत नॉर्मली, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं क्या है, तो हमने पूछा क्या हुआ भैया। तो उसने वापस से सेम क्वेश्चन पूछा हिंदू है मुसलमान, एंड लुक्ड इनटू हर आईज एंड सेड कि कलमा पढ़। अब हमें आता ही नहीं, हम दोनों ने ही रिप्लाई किया साथ में हिंदू हैं। ये सेंटेंस फिनिश होते ही दे शॉट हिम डेड, शॉट हिम राइट हियर, और इट वाज फर्स्ट शॉट। तो उनका पूरा सोच समझ के पूरा निशाना उन्होंने शुभम को टारगेट किया। आशन्या की बात सही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन दरिंदों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पूरे देश को उस मौके का इंतजार है। आज आरिफ मोहम्मद खान ने परिवार वालों से मुलाकात के बाद कहा, शुभम को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस घटना के बाद देश का जो मूड है उसके मुताबिक ही एक्शन होगा। इस बार आतंकवादियों और उनके आकाओं पर निर्णायक हमला होगा। मैंने उनसे ये कहा कि हम, ये तो ऐसा दुख है इसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे कहा भाई हम आपका दुख नहीं तो कम हो नहीं सकता, हम आपके दुख में शरीक हैं, और मैं ही शरीक नहीं हूँ, पूरा देश शरीक है इस दुख में। लेकिन ये जो शहादत है इसने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा करी, और मुझे विश्वास है कि इस शहादत के नतीजे में वो अब कार्रवाई होगी कि आतंकवाद का सफाया होगा और फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लियर कर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत जल्द कंप्लीट हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील पर अच्छी बात हो रही है और दोनों देश समझौते के करीब हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत समेत लगभग 100 देशों के एक्सपोर्ट पर टैरिफ यानी ट्रेड टैक्स लगाया था। इसके बाद तमाम मुल्कों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत शुरू की है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत फरवरी में उस वक्त शुरू हो गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं और दोनों देश जल्दी ही समझौते का ऐलान करेंगे। भारत के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि भारत के साथ हमारी डील बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको तो पता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और वो हमारे साथ डील करना चाहते थे। हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। शुक्रिया, शुक्रिया। इसी महीने जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत आए थे, तब उन्होंने ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बातचीत की थी। वैंस ने भी कहा था ट्रेड डील पर बात काफी अच्छी चल रही है, काफी आगे बढ़ चुकी है, और इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रेड डील की प्रोग्रेस पर संतोष जाहिर किया। आज अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील क्लोज करने के काफी करीब पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलेगी। I think that we are very close on India. आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के फेमस टूरिस्ट स्पॉट दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। 22 एकड़ में बना यह मंदिर हूबहू पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तरह है।
इस भव्य मंदिर का निर्माण ममता बनर्जी ने सरकारी खजाने से करवाया है। 2019 में उन्होंने इस मंदिर की प्लानिंग की थी और मंदिर के लिए 143 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर के निर्माण का काम 2022 में शुरू हो पाया और मंदिर बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्च आया। हालांकि सरकारी पैसे से मंदिर बनाने पर सवाल उठे, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा, देश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई, इसलिए यहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनना जरूरी था। ममता ने उम्मीद जताई कि पूर्व मेदिनीपुर में समुद्र के किनारे बना ये मंदिर देश विदेश से टूरिस्ट को आकर्षित करेगा।